हेलो दोस्तों, द एग्जाम पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपके लिए टॉप करंट अफेयर को कलेक्ट किया है जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने छात्रों के लिए लर्निंग साइंस भाया स्टैंडर्ड सीरीज शुरू की है? आपका विकल्प है वित्त मंत्रालय, आरबीआई, भारतीय मानक ब्यूरो, नीति आयोग। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा भारतीय मानक ब्यूरो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान सीखने को बढ़ावा देने के लिए लर्निंग साइंस भाया स्टैंडर्ड पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान में छात्रों को सीखने के परिणामों में सुधार करना और उन्हें विज्ञान से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुंच प्रदान करके विज्ञान शिक्षा में रुचि को बढ़ावा देना है। यह पहल भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के बीआईएस के प्रयासों का हिस्सा है और भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनाने के सरकार के प्रयासों का समर्थन करती है। छात्रों के लिए लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड पहल, जो दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित पाठ्य योजना प्रदान करने पर केंद्रित है। अगला है, सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? आपका विकल्प है अमर्त्य सेन, अरविंद सुब्रमण्यम, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शक्तिकांत दास। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जनरल सेंट्रल बैंकिंग ने 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। कठिन समय में अपने स्थिर लीडरशिप के लिए गवर्नर शक्तिकांत दास को ये अवार्ड मिला है। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन 2015 में देश की ओर से पहली बार इस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी ने GPT-4 नामक अपने नए और आर्थिक उन्नत मॉडल का अनावरण किया है? आपका विकल्प है डीप माइंड, IBM, मेटा प्लेटफॉर्म, ओपन AI। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओपन AI। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। GPT-4 ओपन AI द्वारा AI भाषा मॉडल। GPT-4 ओपन AI के पहले भाषा मॉडल की सबसे हालिया रिलीज, जो चैट GPT और नए बिंग जैसे लोकप्रिय ऐप को शक्ति देती है, की घोषणा की गई है। सैन फ्रांसिस्को स्थित अनुसंधान कंपनी ओपन AI के अनुसार GPT-4 पिछले संस्करण की तुलना में अधिक उन्नत है और इसे अधिक डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है, जिसे संचालित करने के लिए अधिक लागत है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2023 हर साल किस दिन मनाया जाता है? आपका विकल्प है 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च, 16 मार्च। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 मार्च। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत में पोलियो के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, जिसे पोलियो रविवार के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस टीकाकरण को बढ़ावा देने और इसके महत्व के बारे में सार्वजनिक ज्ञान बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों में मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह दिन अलग अलग देशों में अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है, लेकिन प्राथमिक लक्ष्य लोगों को संचारी रोगों से खुद को बचाने के साधन के रूप में टीकाकरण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आगे है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रिसिल द्वारा हाल ही में किए गए पूर्वानुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी विकास दर क्या होगी? आपका विकल्प है 5.8%, 6.0%, 7.2%, 8.5%। इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.0%। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का मानना है कि वित्त वर्ष 2023 से 24 में देश की अर्थव्यवस्था 6% की दर से बढ़ेगी। एजेंसी के मुताबिक अगले 5 सालों तक देश की अर्थव्यवस्था औसतन 6.8% की दर से ग्रोथ करेगी। क्रिसिल का यह अनुमान अर्थव्यवस्था की वृद्धि के बारे में लगाए गए अन्य आकलन के समान है। एजेंसी का मानना है कि अगले वित्त वर्ष में कंपनियों की आय में डबल डिजिट वृद्धि हो सकती है। नेशनल स्टैटिस्टिकल
ऑर्गेनाइजेशन NSO का मानना है कि चालू वित्त वर्ष यानी 2022 से 23 में वृद्धि दर 7% रह सकती है। 7% की कुल वृद्धि दर के लिए अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष की मौजूदा तिमाही यानी जनवरी मार्च 2023 में 4.5 से अधिक की दर से बढ़ना होगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आपका विकल्प है देवाशीष पांडा, दीपक मोहंती, तबलेश पांडे, सिद्धार्थ मोहंती। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीपक मोहंती। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। दीपक मोहंती बने PFRDA के चेयरमैन। भारत सरकार ने दीपक मोहंती को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, जो जनवरी में सुप्रतिम बंदोपाध्याय के कार्यकाल की समाप्ति के बाद उनकी जगह लेंगे। मोहंती भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के पूर्व कार्यकारी निर्देशक और PFRDA के सदस्य के रूप में सेवा कर चुके हैं। आगे है, भारतीय रेलवे ने ... तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है। आपका विकल्प है 2025, 2035, 2030, 2040। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2030। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। रेलवे इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को 2 चरण में हासिल करने की योजना बना रहा है। दिसंबर 2023 तक इलेक्ट्रिक ट्रेनों में पूर्ण परिवर्तन और 2030 तक मुख्य रूप से गैर नवीनीकरण करणीय स्रोतों के माध्यम से ट्रेन और स्टेशनों को बिजली देना। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में सहयोग बढ़ाने और संयुक्त रूप से नवाचार को सक्षम करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका विकल्प है जापान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 15 मार्च को घोषणा की है कि यह वित्तीय उत्पाद और सेवाओं में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक के साथ एक समझौता को हस्ताक्षर की है। आगे है, भारत और विश्व ने निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका विकल्प है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में $500 मिलियन की ऋण सहायता से 781 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। आगे है, BIS द्वारा शुरू की गई लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड पहल क्या है? आपका विकल्प है स्कूल के शिक्षकों के बीच विज्ञान सीखने को बढ़ावा देना, स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान सीखने को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालय के शिक्षकों के बीच विज्ञान सीखने को बढ़ावा देना, IIT छात्रों के बीच विज्ञान सीखने को बढ़ावा देना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान सीखने को बढ़ावा देना। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान सीखने को बढ़ावा देने के लिए लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड पहल की शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान में छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार करना और उन्हें विज्ञान से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुंच प्रदान करके विज्ञान शिक्षा में रुचि को बढ़ावा देना है। यह पहल भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के BIS के प्रयासों का हिस्सा है और भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनाने के सरकार के प्रयासों का समर्थन करती है। छात्रों के लिए लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड पहल जो दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित पाठ्य योजना प्रदान करने पर केंद्रित है। आगे है, वायाकॉम 18 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे घोषित किया गया है? आपका विकल्प है विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, ईशान किशन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, MS धोनी।
चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। वाईकॉम 80 ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है ताकि डिजिटल स्पोर्ट देखने को प्रोत्साहित किया जा सके। धोनी वाईकॉम 80 के साथ मिलकर फैंस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने पसंदीदा खेल देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वो विभिन्न नेटवर्क पहलों में भाग लेंगे और जियो सिनेमा के आगामी टाटा IPL अभियान में शामिल होंगे। साथ ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ब्रांड को प्रमोट करेंगे। आगे है, विश्व नींद दिवस 2023 कब मनाया जाता है? आपका विकल्प है 12 मार्च, 13 मार्च, 17 मार्च, 15 मार्च। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 मार्च। इसका विश्लेषण है, वर्ल्ड स्लीप डे हर साल मार्च विषुव से पहले शुक्रवार को गुणवत्ता नींद के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष यह 17 मार्च को है। विश्व नींद दिवस नींद का उत्सव है और नींद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्रवाई करने का आह्वान है, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक पहलू और ड्राइविंग शामिल है। इसका आयोजन वर्ल्ड स्लीप डे कमेटी ऑफ द वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी द्वारा नींद विकारों की बेहतर रोकथाम और प्रबंधन के माध्यम से समाज पर नींद की समस्याओं के बोझ को कम करने के उद्देश्य से किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व नींद दिवस 2023 की थीम क्या है? आपका विकल्प है बेटर स्लीप, बेटर लाइफ, बेटर प्लानेट, हेल्दी स्लीप, हेल्दी एगिन, क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड, हैप्पी वर्ल्ड, स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। विश्व नींद दिवस 2023 की थीम स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ है। नींद स्वस्थ भोजन और व्यायाम के साथ एक मौलिक व्यवहार है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण में योगदान देता है। हालांकि बहुत से लोग नींद को अच्छे स्वास्थ्य का एक आवश्यक पहलू नहीं मानते हैं। विश्व नींद दिवस नींद स्वास्थ्य पेशेवरों और अधिवक्ताओं को नींद के स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। आगे है, TCS के नामित CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका विकल्प है राजेश गोपीनाथन, के कीर्तिवासन, सचिन त्रिपाठी, राहुल वर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, के कीर्तिवासन। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। के कीर्तिवासन TCS के CEO नियुक्त। राजेश गोपीनाथन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO ने अपने पद से इस्तीफा देने और अन्य हितों के लिए उन्नति करने का फैसला किया है। गोपीनाथन कंपनी के 2 दशक से अधिक समय से जुड़े हुए हैं। TCS के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उन्हें उनकी इस अनुरोध को मंजूरी दी है और 16 मार्च 2023 से प्रभावी CEO के रूप में के कीर्तिवासन को नियुक्त किया है। आगे है, कम से कम विकसित देशों के संयुक्त राष्ट्र सूची से ... स्नातक। आपका विकल्प है सीरिया, भूटान, म्यांमार, कतर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। इसका व्याख्या देखते हैं। हाल ही में दोहा, कतर में 9 मार्च को संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देश LDC शिखर सम्मेलन में भूटान का हिमालय साम्राज्य अब LDC की सूची में नहीं होगा और सूची से स्नातक होने वाला केवल 7वां देश बन जाएगा।